हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर न्यू बुक चैप्टर नंबर 5 टॉपिक 5.7 और इसका नाम है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। वेलकम, यू आर इन फिजिक्स ऑफ हाउ एंड आई एम योर मेंटोर ज़ैन शबीर। टॉपिक का नाम है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो बच्चों, तुम लोगों ने एक बात ऑब्जर्व की होगी कि जब मैं किसी ऑब्जेक्ट को पानी में लेकर जाता हूँ तो मुझे वो जो ऑब्जेक्ट है वो लाइटर महसूस होता है। अगर उस ऑब्जेक्ट का हवा में मैस 50 kg है, जब मैं उसे पानी में लेकर जाऊंगा मुझे ऐसा महसूस होगा जैसे उसका मैस 30 kg है या 35 kg है, मतलब लाइटर महसूस होगा। तो सेम यही चीज ऑब्जर्व करते हैं ग्रीक साइंटिस्ट आर्किमिडीज। आर्किमिडीज ने भी यही सेम चीज ऑब्जर्व की कि जब मैं किसी ऑब्जेक्ट को पानी में लेकर जाता हूँ तो उसका मैस मुझे कम महसूस होता है, उसका वेट मुझे कम महसूस होता है। तो ये एग्जैक्टली होता क्यों है? तो आर्किमिडीज ने इसका जवाब दिया। आर्किमिडीज कहते हैं कि जब भी मैं किसी ऑब्जेक्ट को लिक्विड में लेकर जाता हूँ या फ्लूइड में लेकर जाता हूँ तो लिक्विड उस ऑब्जेक्ट पे एक ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाता है, ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाता है। उस ऊपर की तरफ फोर्स लगाने की वजह से वो जो ऑब्जेक्ट है वो मुझे लाइटर महसूस होता है। वो जो लिक्विड ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है उसे वो कहते हैं अपथ्रस्ट फोर्स, अपथ्रस्ट फोर्स। और बाद में इसी का नाम पड़ता है बॉयंट फोर्स या फोर्स ऑफ बॉयंसी। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने लिखी है। मोर देन 2000 ईयर्स अगो, लगभग 2000 साल पहले, 2000 साल पहले, हजरत ईसा से भी पहले का तकरीबन जमाना बन जाता है। अभी क्या 2025, तो 2000 साल पहले, लगभग लगभग हजरत ईसा से भी पहले का, मोर देन मतलब 2000 साल पहले, 2000 साल से भी पहले, मोर देन 2000 ईयर्स अगो द ग्रीक साइंटिस्ट, ग्रीक के साइंटिस्ट थे आर्किमिडीज। उन्होंने नोटिस किया नोटिस दैट देयर इज एन अपवर्ड फोर्स व्हिच एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज केप्ट इनसाइड द लिक्विड। जब भी मैं किसी ऑब्जेक्ट को लिक्विड में रखता हूं तो उस पे एक ऊपर की तरफ फोर्स लगती है, अपथ्रस्ट फोर्स लगती है। दिस अपथ्रस्ट फोर्स इज आल्सो नोन एज बॉयंट फोर्स और बॉयंसी। इस अपथ्रस्ट फोर्स को बॉयंट फोर्स या बॉयंसी बोला जाता है। अच्छा देखो, ये जो दो नाम है ये वैसे बुक में मेंशन नहीं है, लेकिन ये इतने कॉमन है कि तुम लोगों को पता होना चाहिए। उस अपथ्रस्ट फोर्स को बॉयंट फोर्स या बॉयंसी भी बोला जाता है। ठीक है, अच्छा ये अपथ्रस्ट फोर्स लगती कितनी है? मतलब हर एक ऑब्जेक्ट पे जो सी अपथ्रस्ट फोर्स लगती है, कितनी लगती है? अगर मैं एक नीडल को रखूं तो वो सिंक कर जाती है, डूब जाती है, और अगर मेरे पास शिप हो तो वो फ्लोट करता है। तो ये अपथ्रस्ट फोर्स लगती कितनी एग्जैक्टली? तो स्टेटमेंट क्या है इसकी? कहते हैं व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज टोटली और पार्शियली इमर्स्ड इन अ लिक्विड। जब भी मैं किसी ऑब्जेक्ट को मुकम्मल तौर पे या थोड़ा सा आधा अधूरा, मुकम्मल या आधा अधूरा पानी में या लिक्विड में इमर्स करता हूं, डुबाता हूं, तो उससे होता क्या है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज टोटली और पार्शियली इमर्स इन अ लिक्विड एंड अपथ्रस्ट फोर्स एक्ट्स ऑन इट, तो उस पर एक अपथ्रस्ट फोर्स लगेगी। अभी तक तो ठीक है, वही पिछला काम चलता आ रहा है, लेकिन कितनी लगेगी? इक्वल टू दी वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इक्वल टू दी वेट of the liquid it displaces, equal to the weight of the liquid it displaces। तो उस पर उतनी ही फोर्स लगेगी जितना वो पानी को डिस्प्लेस करेगा। फॉर एग्जांपल, ये मेरे पास एक बर्तन है, इसमें मैंने पानी को रखा हुआ है, इसमें मैं एक बॉल को जो है वो डिप करवाता हूँ, तो इसने जब मैं बॉल को पानी में लेकर जाऊंगा तो इसने इतना पानी क्या कर दिया? डिस्प्लेस कर दिया ना। पहले इस बॉल की जगह तो पानी था, है ना, तो अब ये पानी की जगह किसने ले लिया? बॉल ने। तो इतना पानी इसने डिस्प्लेस करवा दिया। अब अगर ये मेरे पास किसी तरीके से वाटर आ जाए, इस वाटर का मैं वेट फाइंड आउट कर लूं, तो जितना इस पानी का वेट होगा ना उतनी इस सब्जेक्ट पे अपथ्रस्ट फोर्स लगेगी। होप से समझ लग गई हो? ये हम पानी कैसे कैलकुलेट करेंगे या एलोकेट कैसे करेंगे? ये मैं बीकर को फुली ऊपर तक भर दूंगा, नीचे मैंने यहाँ पे बर्तन रखा होगा, जैसे मैं बॉल को इसमें डुबाऊंगा तो यहाँ से जितना ये जितना बॉल अंदर जाएगी उस हिसाब से उतना पानी जो है वो बाहर आ जाएगा। तो इतना पानी जो है वो बाहर आ जाएगा। इस पानी का मैं वेट फाइंड आउट कर लूंगा, तो जितना इस पानी का वेट होगा उतनी इस पे अपथ्रस्ट फोर्स लगेगी। तो कितनी अपथ्रस्ट फोर्स लगती है किसी भी ऑब्जेक्ट पे? व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज टोटली और पार्शियली इमर्स्ड इन एन लिक्विड एंड अपथ्रस्ट फोर्स एक्ट्स ऑन इट इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड। कितनी फोर्स लगेगी? इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड इट डिस्प्लेसेस। जितना वो पानी डिस्प्लेस करेगा, जितना वो लिक्विड डिस्प्लेस करेगा, उतनी उसके वेट के बराबर उस पे अपथ्रस्ट फोर्स लगेगी। जितना उसने पानी डिस्प्लेस किया होगा और उस पानी का या लिक्विड का जो वेट होगा उतनी उस पे अपथ्रस्ट फोर्स लगेगी। होप से समझ लग गई स्टेटमेंट। अच्छा, ये अपथ्रस्ट फोर्स एक्सप्लेनेशन पे आते हैं, लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन का आंसर तुम लोगों को बताना चाहिए कि अपथ्रस्ट फोर्स लगती क्यों। मतलब पहले तो हमने ये नोटिस कर लिया अपथ्रस्ट फोर्स लगती है, फिर कितनी लगती है ये नोटिस कर लिया, अब क्यों लगती है ये अपथ्रस्ट फोर्स? ऐसा क्या है लिक्विड में कि वो हर एक ऑब्जेक्ट पे नीचे से ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाता है? क्यों लगती है? इसका आंसर अगर हम करेंगे तो फिर ही हम एक्सप्लेनेशन पे जा सकेंगे। अच्छा, ये सारी चीजें रिमेंबर रखनी है, याद नहीं करनी।
ठीक है, फर्क होता है, याद करनी नहीं है, याद रखनी है ये जो चीजें, बाकी ये जो बाकी चीजें लिखी हुई ये याद रखनी भी है, याद करनी भी है। अच्छा चलो, इंट्यूशन साइड इसी वजह से मैंने लिखा हुआ है कि यहाँ पे मैं समझाऊंगा सिर्फ। वाई अपथ्रस्ट फोर्स एक्ट्स, अपथ्रस्ट लगती क्यों? देखो उससे पहले हम आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं। अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को पानी में लिक्विड में रखूंगा तो जैसे जैसे वो ऑब्जेक्ट नीचे जाता जाता है उस पर लगने वाला प्रेशर बढ़ता जाता है। देखो अगर ये मेरे पास ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, तो इसके ऊपर जो पानी है जो लिक्विड होगा वो कम होगा, तो यहाँ पे इसके ऊपर जो प्रेशर है वो कम होगा। लेकिन अगर मैं इसे ज्यादा डुबाऊंगा, ज्यादा गहराई में लेकर जाऊंगा, तो जैसे जैसे डेप्थ में जाता जाता है ऑब्जेक्ट, तो इसके ऊपर का जो लिक्विड है वो बढ़ता जाता है, उसके ऊपर लिक्विड बढ़ता जाएगा तो उस पर लगने वाला प्रेशर बढ़ता जाएगा। यही बात एक पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रेशर इज इंक्रीजिंग इन द डेप्थ। जब भी तुम लोग लिक्विड की डेप्थ में जाते हो ना, तो वहां पे प्रेशर इंक्रीज करता जाता है, जितनी ज्यादा गहराई में उतनी ज्यादा तुम लोगों पे प्रेशर लगेगा। ठीक है, और यहाँ पे दूसरा पॉइंट कि जो लिक्विड है या जो फ्लूइड है वो जो किसी भी ऑब्जेक्ट है ना उस पर प्रेशर हर तरफ से लगा रहा होता है, और कंप्रेसिव प्रेशर लगा रहा होता है, मतलब ऐसा प्रेशर जो कि ऑब्जेक्ट को कंप्रेस करने की कोशिश कर रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास ऑब्जेक्ट इसे मैंने पानी में इमर्स किया हुआ है, डुबाया हुआ है, तो इस पे क्या होगा, ऊपर से, साइड से, नीचे से, हर तरफ से, चारों बाजू से इस पे क्या लगेगा, प्रेशर लगेगा, दबाव लगेगा, और वो प्रेशर कौन सा होगा, कंप्रेसिव प्रेशर। ये बात मैंने लिखी है, फ्लूइड एक्सर्ट्स कंप्रेसिव प्रेशर फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस। तो जो फ्लूइड होते हैं, फ्लूइड में मेरे पास एयर भी होती है, मैं एयर में खड़ा हूं तो एयर मेरे पास ऊपर से, नीचे से, साइड से, हर तरफ से मुझ पे प्रेशर लगा रही है। और पानी में होगा तो पानी भी हर तरफ से प्रेशर लगाएगा, तो फ्लूइड एक्सर्ट्स कंप्रेसिव प्रेशर, कौन सा, कंप्रेसिव प्रेशर लगाती है फ्लूइड फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस, हर तरफ से। तो ये मेरे पास सब्जेक्ट है, इसे मैंने पानी में किया हुआ है, इमर्स, डुबाया हुआ है। अभी तुम लोगों को पता लग गया कि जैसे जैसे डेप्थ में जाओगे हाइट बढ़ती जाएगी तो प्रेशर बढ़ता जाएगा। अब ये मेरे पास सब्जेक्ट है, इसे मैंने डुबाया हुआ है पानी में। अच्छा, इस पे हर तरफ से प्रेशर लगेगा, ऊपर से, नीचे से, दाएं से, बाएं से, हर तरफ से प्रेशर इस पे लगेगा। लेकिन मुझे कंसर्न है ऊपर और नीचे से, नीचे के प्रेशर से। अच्छा, इस पे जो ऊपर प्रेशर होगा वो होगा P1, ऊपर भी तो प्रेशर लग रहा है, और नीचे जो प्रेशर होगा वो P2 होगा। अच्छा देखो, इसकी जो ऊपरी सरफेस है, ऊपर वाली सरफेस है, अब चूंकि उसकी हाइट कम है, तुम लोगों को पता है डेप्थ में जाते जाओगे तो प्रेशर बढ़ता जाएगा। चूंकि उसकी हाइट ऊपर वाली सरफेस से, टॉप सरफेस से कम है, उसकी हाइट कम है, तो इस पे प्रेशर कम लगेगा। लेकिन जो नीचे वाली सरफेस है वो चूंकि ज्यादा गहराई में है, और जितनी ज्यादा गहराई में उतना ज्यादा प्रेशर, तो इस पे जो प्रेशर है वो P2 होगा, और ये जो P2 प्रेशर है वो P1 प्रेशर से ज्यादा होगा। यही बात मैंने यहाँ पे लिखी कि जो P2 प्रेशर है जो नीचे लग रहा है, बॉटम पे जो प्रेशर लग रहा है, क्योंकि वो ज्यादा गहराई में, वहां पे प्रेशर ज्यादा होगा, तो P2 प्रेशर मेरे पास P1 प्रेशर से ग्रेटर होगा। अगर यहाँ पे P2 प्रेशर ज्यादा है P1 प्रेशर से, तो मतलब यहाँ पे जो फोर्स लग रही है वो भी ज्यादा होगी F1 से। देखो प्रेशर मेरे पास होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, प्रेशर बताता है कि एक यूनिट एरिया पे कितनी फोर्स लगेगी, है ना, फोर्स ही होती है ना, लेकिन एक यूनिट एरिया में, स्पेसिफिकली एक यूनिट एरिया में कितनी फोर्स लगती है वो प्रेशर होता है। ठीक है, तो अगर एक नीचे प्रेशर ज्यादा है, P2 प्रेशर ज्यादा है, तो मतलब जो यहाँ पे फोर्स लगेगी वो भी ज्यादा होगी, और यहाँ पे जो फोर्स लगेगी कम होगी। अब देख रहे हैं यहाँ पे लगने वाली फोर्स ज्यादा है, नीचे से ऊपर लगने वाली फोर्स ज्यादा है, और ऊपर से नीचे लगने वाली फोर्स कम है, तो नेट फोर्स का इफेक्ट होगा नीचे से ऊपर। मतलब ये देखो, ये मेरे पास सब्जेक्ट है, एक ऊपर से नीचे फोर्स लग रही है, एक नीचे से ऊपर फोर्स लग रही है। अब जो ऊपर से नीचे फोर्स लग रही है वो कम है, और जो नीचे से ऊपर फोर्स लग रही है वो ज्यादा है, तो इससे क्या होगा, एक अपथ्रस्ट फोर्स जनरेट होगी। तो होप्स अपथ्रस्ट फोर्स का कांसेप्ट तुम लोग क्लियर हो गया, और क्यों जनरेट होती है, प्रेशर डिफरेंस की वजह से, गहराई में जाते हो प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता जाता है। तो ये मेरे पास सब्जेक्ट है, इसकी टॉप सरफेस पे जो प्रेशर है वो P1 है, कम होगा, और जो बॉटम सरफेस है चूंकि वो ज्यादा गहराई में, वहां पे प्रेशर ज्यादा होगा, वहां पे प्रेशर ज्यादा, तो वहां पे लगने वाली फोर्स भी ज्यादा। मतलब बॉटम फेस पे जो फोर्स है वो ज्यादा लग रही है, और टॉप फेस पे फोर्स कम लग रही है। अब चूंकि बॉटम फेस पे फोर्स ज्यादा लग रही है, तो उसकी वजह से नेट जो इफेक्ट होगा वो ऊपर की तरफ होगा। ठीक है, सो नेट फोर्स से मेरी मुराद F2 माइनस F1, F2 में से F1 माइनस करूंगा, F1 में से F2 को माइनस करूंगा, तो मेरे पास नेट फोर्स आ जाएगी। नेट फोर्स इज अपवर्ड, नेट फोर्स की डायरेक्शन किस तरफ है, अपवर्ड। दिस नेट फोर्स इज नोन एज अपथ्रस्ट फोर्स, और ये जो नेट फोर्स है इसी को अपथ्रस्ट फोर्स बोला जाता है। तो इसका मतलब जब मैं डेरिवेशन करूंगा तो मुझे बेसिकली फाइंड आउट करना है नेट फोर्स। एक मेरे पास सब्जेक्ट है, उसे मैंने पानी में इमर्स किया हुआ है, तो उस पर नेट फोर्स कितनी लग रही है, अगर वो मैं नेट फोर्स कैलकुलेट करने में कामयाब हो जाता हूं तो मेरे पास अपथ्रस्ट फोर्स का फॉर्मूला आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे मैंने कुछ और चीजें भी मेंशन की हुई है, प्रेशर ऑन अ सरफेस इन द लिक्विड। तो एक
अगर मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है उसे मैंने पानी में इमर्स किया हुआ है तो उसकी सरफेस पे कितना प्रेशर लगेगा, मैथमेटिकल उसका फॉर्मूला देख लेते हैं। मान के चलो ये मेरे पास एक बीकर है, बीकर में यहाँ पे मेरे पास एक सिलेंड्रिकल कोई ऑब्जेक्ट है, उसे मैंने इमर्स किया हुआ है पानी में, तो इस पे नीचे से ऊपर एक प्रेशर लग रहा है, फोर्स लग रही है। तो इस पे कितना प्रेशर लग रहा है, पानी या लिक्विड, इस पे कितना प्रेशर, इसकी टॉप सरफेस पे कितना प्रेशर लगा रही है, बस मुझे वो प्रेशर का फॉर्मूला जो होता है वो देखना। तो कितना प्रेशर लगा रही है वो मैंने देखना है। अच्छा, इस सरफेस की हाइट कितनी है पानी के सरफेस से, ये जो मेरे पास सिलेंडर है इसका ये जो फेस है इसकी हाइट कितनी है पानी के सरफेस से, लेट्स सपोज उसे मैं h कह लेता हूँ। हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ वाटर इज h। अगेन ये भी बस याद रखनी है, याद करनी नहीं है बस। तो प्रेशर ऑन अ सरफेस, यहाँ पे मैं दोबारा लिख लेता हूँ, सॉरी ये मिट गया, प्रेशर ऑन अ सरफेस इन लिक्विड, कि अगर मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है उसे मैंने पानी में डुबाया हुआ है तो उसकी सरफेस पे कितना प्रेशर लगेगा उसका फॉर्मूला देख लेते हैं। तो प्रेशर मेरे पास होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, कितना फोर्स लग रहा है यूनिट एरिया में। अच्छा, कितना फोर्स लग रहा है, यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा बड़ा करके दिखाऊं, चलो यहीं पे देख लो, ये है मेरे पास एक बीकर, ये इसकी पानी की, इसमें मैंने पानी रखा हुआ है और एक सिलेंडर को मैंने इमर्स करवाया हुआ है। इस सिलेंडर के ये जो फेस है, लग तो हर तरफ से रहा है लेकिन इस फेस पे भी प्रेशर लग रहा है, ठीक है। और वो प्रेशर किस वजह से लग रहा है कि इसके ऊपर जो लिक्विड है, इसके इस फेस के ऊपर जो लिक्विड है उसका वेट एक्ट हो रहा है ना इस यूनिट एरिया पे, तो उस वेट की वजह से इस फेस के ऊपर प्रेशर लग रहा है। अब वो कितना प्रेशर लग रहा है वो देख लेते हैं। तो प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। अच्छा, कितनी फोर्स लग रही है, जितना ये पानी का वेट है उतनी इस पर फोर्स लग रही है। तो फोर्स की जगह मैं यहाँ पे लिख लूंगा वेट ऑफ अ लिक्विड, लिक्विड का वेट जो कि इस फेस के ऊपर ऊपर है ना, वो जितना लिक्विड है उसका जो वेट होगा वही तो प्रेशर लगा रहा है। तो फोर्स पर यूनिट एरिया मेरे पास बराबर होगा वेट पर यूनिट एरिया के। अब पानी का वेट है ना, तो अब वेट का फॉर्मूला होता है m इंटू जी, ठीक है, m इंटू जी यहाँ पे मैं लिखूंगा। और यहाँ पे मुझे पता है कि जो मैस है वो मेरे पास बराबर होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी मेरे पास तुम लोगों को पता है इक्वल होती है मेरे पास, इसे मैं रेज कर देता हूँ, डेंसिटी मेरे पास होती है मैस पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ से मैस होगा मेरे पास डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो मैस मेरे पास है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो मैस की जगह मैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिखूंगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी। अच्छा, अब वॉल्यूम को मैं लिख सकता हूँ ऐसे, वॉल्यूम मेरे पास बराबर होगा एरिया इंटू हाइट। अगर मैं ये पानी का कितना वॉल्यूम है, अब ऐसा ऐसा आ गया ना, मतलब वेट है, पानी का कितना वेट है उसे मैंने रिजोल्व कर लिया मैस इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है 10 या 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और यहाँ पे मैस है। अब ये पानी का कितना मैस है कैलकुलेट करना मुश्किल है। हाँ, पानी की डेंसिटी मुझे पता है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है, तो मैंने मैस को इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिख लिया। तो मैस की जगह डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। अब ये पानी का कितना वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट करेंगे वाटर का। देखो ये मेरे पास पानी है, ये मेरे पास पानी है, इसका वॉल्यूम कितना होगा, तो ये मेरे पास जितना एरिया है इसे अगर मैं हाइट के साथ मल्टीप्लाई करा दूं तो मेरे पास वॉल्यूम आ जाएगा। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एरिया इंटू हाइट, तो वॉल्यूम को मैं लिख सकता हूँ एरिया इंटू हाइट। यहाँ से एरिया से कैंसिल हो जाएगा, बस मैंने वॉल्यूम रो जी एज इट इज, वॉल्यूम की जगह एरिया इंटू हाइट लिख लिया। तो एरिया से कैंसिल, जो एरिया नीचे चलता आ रहा था। तो प्रेशर का फॉर्मूला होगा ऑन अ सरफेस, किसी भी सरफेस के ऊपर जो प्रेशर है उसका फॉर्मूला होगा रो जी एच। तो प्रेशर का जो जनरल फॉर्मूला है वो मेरे पास होगा रो जी एच। अब चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। अगर ये सारी चीजें तुम लोगों को समझ लग गई है, 2 पॉइंट्स की जो अपथ्रस्ट है वो लगती है ड्यू टू नेट फोर्स, नेट फोर्स की वजह से अपथ्रस्ट फोर्स, नीचे फोर्स ज्यादा है, प्रेशर ज्यादा है और ऊपर फोर्स कम है, तो नेट अपवर्ड फोर्स जनरेट होती है। ये जो नेट फोर्स है ये अपथ्रस्ट फोर्स जनरेट करती है। तो सबसे पहले तो हम नेट फोर्स फाइंड आउट करेंगे। दूसरा प्रेशर का फॉर्मूला होता है मेरे पास रो जी एच। यहाँ से तुम लोगों ने देख लिया वेट होता है, वेट जितना पानी का वेट होगा उतनी उस पर फोर्स लगेगी। वेट को हमने रिजोल्व कर लिया, फर्दर करते करते रो जी एच। तो ये फॉर्मूला भी यही बताता है कि जैसे जैसे तुम लोग डेप्थ में जाते जाओगे हाइट बढ़ती जाएगी फ्रॉम द सरफेस ऑफ वाटर, नीचे जाते जाओगे तो प्रेशर भी बढ़ता जाएगा। फॉर्मूला भी यही सेम बताता है। तो फॉर्मूला है प्रेशर का रो जी एच, वेयर रो इज द डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड, लिक्विड की डेंसिटी है, ऑब्जेक्ट की नहीं है। जी इज द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और एच है हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ वाटर टू द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की सरफेस ऑफ वाटर से हाइट कितनी है या कितनी डेप्थ में है, ये है मेरे पास h। तो अब एक्सप्लेनेशन की तरफ फॉरवर्ड करते हैं। अब एक्सप्लेनेशन में मेरे पास है कि मान के चलो मेरे पास एक सिलेंडर है, उसे मैंने पानी में या लिक्विड में इमर्स किया हुआ है, डुबाया हुआ है। ये जो सिलेंडर है इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, इसका ये जो सरफेस एरिया या क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो है मेरे पास a,
और इस सिलेंडर की जो हाइट है वो है मेरे पास h। अच्छा, ये पानी में कितना डूबा हुआ है? इतना डूबा हुआ है कि इसके जो टॉप सरफेस है ना, उसकी पानी की सरफेस से जो हाइट है, टॉप सरफेस की, लिक्विड की सरफेस से जो हाइट है वो है h1, और बॉटम सरफेस की, लिक्विड की सरफेस से जो हाइट है वो है h2। तो यहाँ पे मेरे पास h2 में से अगर मैं h1 को माइनस करूँ, h2 में से h1 को माइनस करूँ तो मेरे पास हाइट ऑफ सिलेंडर आ जाएगा। तो सेम यही बात लिखी है, हाइट ऑफ सिलेंडर इज h2 माइनस h1 विच इज इक्वल टू h। ऊपर एक्सप्लेनेशन में भी यही सारी बातें मैंने मेंशन की है। कंसीडर अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ए। मान के चलो मेरे पास एक सॉलिड सिलेंडर है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है एंड हाइट h, और उसकी हाइट h है, इमर्स इन अ लिक्विड, उसे मैंने पानी में डुबाया हुआ है। Let H1 and H2 be the depths of top and bottom faces of the cylinder। मान के चलो H1 और H2 मेरे पास टॉप, H1 टॉप एंड H2 बॉटम सरफेस की डेप्थ है। कहां से? फ्रॉम द सरफेस ऑफ लिक्विड, लिक्विड की सरफेस से। Let H1 and H2 be the depth of top and bottom faces of the cylinder। टॉप एंड बॉटम फेसेस ऑफ द सिलेंडर की डेप्थ है रिस्पेक्टिवली फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लिक्विड, लिक्विड की सरफेस से। ठीक, तो देन हाइट ऑफ अ सिलेंडर, सिलेंडर की एरिया से आएगी, h2 को h1 से माइनस करेंगे तो मेरे पास हाइट ऑफ सिलेंडर आ जाएगी। एक्सप्लेनेशन में हमने फाइंड आउट करना है अपथ्रस्ट फोर्स, और अपथ्रस्ट फोर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे? नेट फोर्स फाइंड आउट करेंगे। एक तो ऊपर से नीचे एक फोर्स लग रही है F1 और एक नीचे से ऊपर फोर्स लग रही है F2। नेट फोर्स फाइंड आउट करेंगे, मतलब F2 माइनस F1 फाइंड आउट करेंगे तो मेरे पास अपथ्रस्ट फोर्स आ जाएगी। इसे नेक्स्ट व्हाइट बोर्ड पे प्रोसीड करते हैं। इन सारी चीजों को नोट डाउन कर लो। अच्छा, डेरिवेशन को फर्दर प्रोसीड करवाते हैं। अभी तक हमने ये देख लिया कि जो h2 माइनस h1 है वो मेरे पास h के बराबर है डेरिवेशन में अभी तक। मतलब h2 में से h1 को माइनस कराऊंगा तो मेरे पास आ जाएगा हाइट ऑफ सिलेंडर, और इसे मैंने कह दिया इक्वेशन नंबर 1। अब आगे फर्दर मैं कहता हूँ कि जिस लिक्विड में इसे मैंने सिलेंडर को इमर्स किया हुआ है, डुबाया हुआ है, अगर उस लिक्विड की डेंसिटी रो है, रो इज द डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड, इफ रो इज द डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड देन प्रेशर एट डेप्थ h1 एंड h2। तो h1 डेप्थ पे और h2 डेप्थ पे जो प्रेशर होगा वो मेरे पास बराबर होगा P1 प्रेशर विल बी इक्वल टू रो जी h1। अभी हमने प्रेशर का फॉर्मूला ड्राइव किया, प्रेशर मेरे पास बराबर होता है रो जी एच के। अगर डेप्थ h1 है तो वहां पे जो प्रेशर होगा उसे मैं P1 कहूंगा, तो P1 प्रेशर विल बी इक्वल टू रो जी h1, और P2 प्रेशर मेरे पास बराबर होगा रो जी h2 के। मतलब अगर मेरे पास डेप्थ h2 है तो वहां पे जो प्रेशर होगा वो P2 होगा सिंपली। और तुम लोगों को पता है कि P1 जो प्रेशर है, प्रेशर वो टॉप सरफेस पे, टॉप सरफेस पे जो प्रेशर है वो P1 है, और बॉटम सरफेस पे जो प्रेशर है वो P2 है। अच्छा, आगे मैं क्या कहता हूँ, मुझे नेट फोर्स फाइंड आउट करनी है। थ्रस्ट फोर्स का फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए मुझे नेट फोर्स फाइंड आउट करनी होगी। तो फोर्स की फॉर्म में आते हैं, लेट F1 इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय प्रेशर P1। तो मान के चलो ये मेरे पास सिलेंडर था, इसके ऊपर जो प्रेशर है वो P1 है, और नीचे से जो प्रेशर लग रहा है वो P2 है। तो जो P1 प्रेशर है वो फोर्स लगा रहा है F1, और जो P2 प्रेशर है वो फोर्स लगा रहा है F2। P1 प्रेशर फोर्स लगा रहा है टॉप सरफेस पे, और P2 प्रेशर फोर्स लगा रहा है बॉटम सरफेस पे। ये बात मैंने लिखी है, लेट F1 इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द प्रेशर P1। मान के चलो F1 वो फोर्स है जो कि P1 प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, कहां पे? टॉप सरफेस पे, ऑन टॉप सरफेस। एंड F2 इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय P2, और F2 वो फोर्स है जो कि P2 लगा रहा है, कहां पे? ऑन द बॉटम सरफेस। तो देन F1 मेरे पास बराबर होगा P1 इंटू ए। प्रेशर मेरे पास फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है, फोर्स पर यूनिट एरिया होता है प्रेशर। एरिया को इधर लाके मल्टीप्लाई कराऊंगा तो फोर्स विल बी इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया। अगर प्रेशर P1 है तो फोर्स F1 होगी, तो F1 फोर्स विल बी इक्वल टू P1 इनटू ए, और P1 मेरे पास रो जी h1 के बराबर है। यहाँ पे P1 की जगह रो जी h1 इनटू ए। ए क्या है? क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द सिलेंडर, सिलेंडर का क्रॉस सेक्शनल एरिया, वो हमने एक्सप्लेनेशन में पहले रिटर्न डाउन कर दिया था। सिमिलरली F2 विल बी इक्वल टू P2 इनटू ए। हाँ, अगर मेरे पास प्रेशर P2 है तो फोर्स विल बी F2, तो F2 विल बी इक्वल टू P2 इनटू ए, और P2 मेरे पास अभी मैंने देख लिया रो जी h2 के बराबर है, रो जी h2 इनटू ए। यहाँ से मेरे पास F1 आ गया और F2 आ गया। अभी मुझे पता है सिंस प्रेशर इज इंक्रीजिंग इन द डेप्थ, जैसे जैसे गहराई में जाऊंगा तो प्रेशर इंक्रीज करेगा, और गहराई में कौन सी सरफेस है? बॉटम सरफेस। तो मतलब P2 प्रेशर मेरे पास P1 प्रेशर से ज्यादा होगा। अगर P2 प्रेशर P1 से ज्यादा है तो अल्टीमेटली जो बॉटम सरफेस पे जो फोर्स लगेगी वो टॉप सरफेस के कंपैरेटिवली रेलेवेंटली ज्यादा होगी, रिस्पेक्टिव से ज्यादा होगी। तो फोर्स एट बॉटम सरफेस विल बी ग्रेटर देन द फोर्स एट टॉप सरफेस। अगर P2 P1 से ज्यादा है तो F2 भी F1 से ज्यादा होगा, सिंपल। देन नेट फोर्स ऑन द सिलेंडर विल बी, तो सिलेंडर पे ओवरऑल नेट फोर्स कैसे कितनी लग रही है वो मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा? ज्यादा में से कम को माइनस करूंगा, F2 माइनस F1।
F2 ज्यादा है F1 से, तो F2 माइनस F1 करूंगा, मेरे पास नेट फोर्स ओवरऑल फोर्स आ जाएगी। तो F2 माइनस F1 करूंगा, मेरे पास नेट फोर्स आ जाएगी। और F2 मैंने अभी कैलकुलेट कर लिया, रो जी H2 इंटू ए, यहाँ पे मैंने लिख दिया। और F1 मेरे पास है रो जी H1 इंटू ए, उसका भी मैंने यहाँ पे सिंपली एक्सप्रेशन लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास रो जी और ए कॉमन आ रहा है दोनों में, रो जी ए, यहाँ से मैं कॉमन निकाल लेता हूँ, अंदर बचेगा H2 और H1। रो जी ए मैंने कॉमन निकाल लिया, अंदर बचेगा H2 माइनस H1। और अल्टीमेटली ये जो लेफ्ट हैंड साइड है वो एज इट इज चलती आ रही है। F2 माइनस F1 विल बी इक्वल टू रो जी ए इंटू H2 माइनस H1। और इक्वेशन नंबर 1 में अभी मैंने कहा हुआ है कि H2 माइनस H1 करूंगा तो मेरे पास हाइट ऑफ सिलेंडर आएगा। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 H2 माइनस H1 की जगह मैं सिंपली H लिख लेता हूँ, और H इज द हाइट ऑफ अ सिलेंडर। तो F2 माइनस F1 विल बी इक्वल टू रो जी ए इंटू H। अब एरिया इंटू हाइट मेरे पास वॉल्यूम के बराबर होता है। ये तुम लोगों को 12 मरतबा बताया जा चुका है पहले भी। वॉल्यूम मेरे पास होता है लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। लेंथ इंटू विड्थ तो एरिया होता है, तो मैं एरिया इंटू हाइट भी कह सकता हूँ। वॉल्यूम विल बी इक्वल टू एरिया इंटू हाइट। तो बहरहाल एरिया इंटू हाइट की जगह मैंने यहाँ पे वॉल्यूम लिख लिया। किसका वॉल्यूम? ये जो सिलेंडर है इसका वॉल्यूम। अभी तक देखना, रो डेंसिटी है किसकी? लिक्विड की, सिलेंडर की नहीं। वी इज द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, या सिलेंडर का वॉल्यूम कह लेता हूँ, या पानी का वॉल्यूम कह लेता हूँ जो पानी इसने डिस्प्लेस कराया है। जितना इसका अपना वॉल्यूम होगा उतना ही तो पानी डिस्प्लेस करवाएगा, तो एक ही बात है। तो रो जी वी, F2 माइनस F1 विल बी इक्वल टू रो जी वी। अभी मैंने बोला कि जो नेट फोर्स है वो मेरे पास अपथ्रस्ट फोर्स के बराबर होगी। जितनी नेट फोर्स लगेगी वो एग्जैक्टली अपथ्रस्ट फोर्स होगी। तो F2 माइनस F1 की जगह मैं लिख लेता हूँ अपथ्रस्ट फोर्स, और अपथ्रस्ट फोर्स विल बी इक्वल टू रो जी वी। यहाँ भी ये सारी चीजें लिखी है। रो इज द डेंसिटी ऑफ लिक्विड, लिक्विड की डेंसिटी। जी इज द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ये तो कांस्टेंट है ना, नियर द सरफेस ऑफ अर्थ। और वेयर वी इज द डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम, कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसने कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस कराया है। यहाँ पे ये भी कह सकते हैं वॉल्यूम ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का कितना वॉल्यूम, जितना उसका अपना वॉल्यूम होगा उतना ही तो वो वॉल्यूम डिस्प्लेस करवाएगा। तो ये सारी वो क्वांटिटीज हैं। अगर मैं वी को डिस्प्लेस वॉल्यूम जो से वो कंसीडर करूं कि जितना उसने वॉल्यूम डिस्प्लेस किया, ये मेरे पास वो वी है। और वो जो वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ है उसकी डेंसिटी है, जिस ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो मेरे पास आएगा, ये सारी क्वांटिटीज मेरे पास आएंगी, वेट ऑफ एन डिस्प्लेस्ड लिक्विड, वो जो लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है ना उसका वेट। ठीक है, उसका वेट। तो यहाँ पे अपथ्रस्ट फोर्स विल बी इक्वल टू रो जीवी, और रो जीवी मेरे पास बराबर होगा वेट ऑफ एन डिस्प्लेस्ड लिक्विड। डिस्प्लेस्ड लिक्विड का कितना वेट है, और वेट का यहाँ से एक और फॉर्मूला भी तुम लोग कह सकते हो। वेट मेरे पास बराबर होता है रो जी वी के। हमने, अगर तुम लोग पिछली डेरिवेशन में जाओ ना, तो पिछली डेरिवेशन में तुम लोग महसूस करोगे कि वेट था, वेट की जगह मैंने लिखा मैस इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, मैस की जगह मैंने लिखा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। मैस मेरे पास डेंसिटी इनटू वॉल्यूम के बराबर होता है ना, तो मतलब वेट जो मेरे पास है वो मेरे पास बराबर होगा डेंसिटी इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इनटू वॉल्यूम। ये भी मैं कह सकता हूँ। वो पिछली डेरिवेशन में तुम लोग जाके, जहाँ पे मैंने प्रेशर बताया कि प्रेशर मेरे पास रो जी एच के बराबर होता है, उसमें तुम लोग ये देखोगे। तो बच्चों ये था आज का लेक्चर, और अल्टीमेटली मैंने प्रूव कर लिया कि जो अपथ्रस्ट फोर्स है वो मेरे पास बराबर होगा वेट ऑफ एन डिस्प्लेस लिक्विड। जितना लिक्विड डिस्प्लेस हुआ होगा उसके बराबर जो से उस जो ऑब्जेक्ट है उस पर अपथ्रस्ट फोर्स लगेगी। तो ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है तुम लोगों को पसंद आया होगा। इजाजत दो, अल्लाह हाफिज।